हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CYDU क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तर भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखिए, इसमें कुछ शब्द हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है अद्वैत, तो शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत भारतीय दर्शन का वाद जो है उसी को अद्वैतवाद कहते हैं। उन्होंने प्रवचन दिया था कि ज्ञान द्वारा ईश्वर की पूजा की जा सकती है। दूसरा है अग्निकुल, वे व्यक्ति जो पवित्र अग्नि से उत्पन्न हुए हैं वे लोग अग्निकुल वाले कहलाते हैं। उसके बाद है राजपूत, राजा अथवा शासक का पुत्र राजपूत कहलाता है। दक्षिणापथ, तो विंध्य के दक्षिणी प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता है। आगे बात करेंगे कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। 647 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और इस अवधि से लेकर 1192 तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इस अवधि में भारत में बहुत से राज्य बने, छोटे छोटे राज्य बहुत सारे बने और ये राजा आपस में लड़ते रहते थे। उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में इस दौरान राजपूत राजा शासन करते थे। यही कारण है कि भारत के इतिहास में जो ये अवधि है इसको राजपूतों का काल या राजपूत काल कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के लगभग प्रारंभ का समय जो है संक्रमण काल था। यह काल प्राचीन युग यानी हिंदू युग की समाप्ति एवं मध्य युग के प्रारंभ को इंगित करता है। भारतीय इतिहास के इस मध्यकालीन युग में भारतीय महाद्वीप के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आए। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का कार्य करती है और विंध्य के दक्षिणी प्रदेश को प्राचीन साहित्य में दक्षिणापथ कहा गया है। ठीक है। वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा नदी घाटियाँ पठारी क्षेत्र को अनेक इकाइयों में विभाजित करती है। कटी फटी स्थलाकृतियाँ एवं वनों के कारण दक्षिण में विकसित संस्कृति उत्तर संस्कृति से पूर्णतः भिन्न थी। पूर्व मध्यकालीन युग में उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध था और इसके अनेक कारण थे। पहला कारण था कि उत्तर भारत के अनेक शासकों ने दक्षिण भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया, जिसका क्षेत्र गंगा के मैदान व विंध्य पर्वत के श्रृंखला से परे था। दूसरा था कि उत्तर भारत के ब्राह्मणों को दक्षिण भारत में आमंत्रित करके उन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान की थी। तृतीय, दक्षिण भारत के अनेक हिंदुओं द्वारा प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलनों ने उत्तर भारत को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। नए राजवंशों के उदय के लिए घनिष्ठ सांस्कृतिक अंतर क्रियाएं भी उत्तरदायी थीं। अंत में उत्तर एवं दक्षिण भारत में प्रचलित सामंतवाद के कारण जागीरदारी के बीच निरंतर युद्ध चलते रहते थे। जागीरदारों के मध्य इस निरंतर युद्ध ने राजवंशों के विखंडन एवं नए निर्माण का कार्य किया। भारत के उत्तर में पाल, गुर्जर, प्रतिहार एवं राजपूत राज्यों का विस्तार था तथा गजनबी एवं गौरी वंश के शासकों ने अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित कर लिए थे और दक्षिण में राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्य तथा चोल वंश के राज्य प्रमुख थे। अब आगे बात करेंगे कि 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक तीन प्रमुख शक्तियों पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश तथा राजपूतों ने उत्तर भारत पर राज किया। तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के शासकों ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। ये तीनों शक्तियाँ उत्तरी भारत एवं उसके प्रमुख शहर कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए एक दूसरे के शत्रु बन गईं। कन्नौज नगर गंगा नदी के किनारे स्थित था और इस नगर पर विजय प्राप्त करके ऊपरी गंगा घाटी के समृद्ध संसाधनों, व्यापार एवं कृषि पर अधिकार स्थापित करना इन शक्तियों का प्रमुख लक्ष्य था। अतः इन तीनों शक्तियों के मध्य एक लड़ाई लड़ी गई जिसे त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि त्रिकोणीय संघर्ष जो है इन्हीं तीनों शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद आता है पाल वंश।
ठीक है। पाल वंश की बात करेंगे तो बिहार तथा बंगाल राज्यों में पाल राजाओं ने 400 वर्षों तक शासन किया। बंगाल का पश्चिमी भाग गौड़ तथा पूर्वी भाग बंग कहलाता था। ठीक है। उसके बाद बंगाल में शशांक की मृत्यु के बाद, पश्चिम बंगाल में शशांक की मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने गोपाल को राजा चुना, जिसने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। उसके पुत्र धर्मपाल ने 770 से 810 तक अपने 40 वर्षों तक वह शासन किया और अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है। उसने कन्नौज पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसका पुत्र देवपाल भी महान प्रतापी शासक था। उसने 810 से 850 तक शासन किया और उड़ीसा और असम राज्यों को जीतकर अपना एकाधिकार स्थापित किया। ठीक है। अंततः 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने पाल राज्य पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। पाल राजाओं ने नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार किए तथा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और उन्होंने अनेक बौद्ध विहार बनवाए थे। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, उसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। उसके बाद आता है राजपूत काल। राजपूत शासकों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इतिहास में उनका उदय 9वीं शताब्दी के आसपास मिलता है तथा उन्होंने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। इस समय को इतिहास में राजपूत काल कहा गया है। राजपूत राजा हमेशा आपस में, यहाँ पे राजा रहेगा, राजा हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। परस्पर निरंतर संघर्षों से उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि उत्तर पश्चिम के आक्रमणों से अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते थे और इसी कारण उनका पतन हो गया। इनके उदय के बारे में कुछ मत है, मैं बता देता हूँ। वास्तव में राजपूत शब्द का शाब्दिक अर्थ है राजा अथवा शासक का पुत्र, जब भी वीडियो के शुरुआत में हम लोगों ने सुना। वे प्राय 2 क्षत्रिय वंशों, राम का सूर्यवंश सूर्य परिवार तथा कृष्ण का चंद्रवंश यानी चंद्र परिवार में से किसी एक के वंशज होने का दावा करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 4 महत्वपूर्ण वंश प्रतिहार, चौहार, सोलंकी तथा परमार अग्नि परिवार से संबंध रखते हैं। अब प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार शासकों 730 से 1018 तक इन्होंने शासन किया। इनको गुर्जर प्रतिहार वंश भी या गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये हुडों के तुरंत बाद भारत पहुंचने वाले गुर्जरों के वंशज थे और इस वंश का पहला शासक नागभट्ट था। उसने अवंती और दक्षिण राजस्थान के भागों पर शासन किया। नागभट्ट द्वितीय ने अंततः कन्नौज को अपने शासन में मिला लिया तथा अपनी राजधानी बनाया। और एक और बात है इसमें कि मिहिर भोज ने कन्नौज को फिर से जीता था। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बता देते हैं। जैसे चहमान अथवा चौहान वंश का शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी के कालखंड में अत्यधिक विकसित हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चौहान शासक ये वाकप्ती राजा ने पुष्कर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद बात करेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण की। तो तुर्की आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी प्रथम था। वह अफगानिस्तान की एक छोटी सी जागीर गजनी की गद्दी पर 998 ईस्वी में बैठा और उसने भारत के मंदिरों तथा महलों की अपार संपदा के बारे में सुन रखा था। इसलिए उसने 1000 से 1025 के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उसने अनेक नगरों तथा मंदिरों को लूटा। उसके कुछ प्रमुख आक्रमण नगरकोट 1009 ईस्वी, थानेश्वर में 1014 ईस्वी, मथुरा एवं कन्नौज में 1018 ईस्वी, कलिंजर में 1021 ईस्वी, सोमनाथ मंदिर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है 1025 ईस्वी में। इन सब में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे विनाशकारी था। सभी आक्रमणों में उसने मंदिरों की संपत्ति को लूटा और उन्हें तहस नहस कर दिया। देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ डाला। अब इसमें अगला पॉइंट है कि जयदेव कृत गीत गोविंद इस काल की प्रसिद्ध रचना है। यानी जो गीत गोविंद रचना है वो किसने लिखी? जयदेव ने।